नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब एक पति ने अपनी सारी इच्छाएं अपनी पत्नी पर थोपनी चाही तो पत्नी ने किया कुछ ऐसा कि पति की अकल ठिकाने आ गई। बस रीना, मुझे तो लगने लगा है कि तुम्हारा किसी दिमाग के डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ेगा। बिना किसी कारण खुद भी परेशान हो रहे हो और मुझे भी परेशान कर रखा है। आगे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इतने बड़े घर में भी तुम्हें घुटन होते हैं। 1 महीना हो चुका है हम इस घर में शिफ्ट हुए, लेकिन तुमने तो बस एक ही रट लगाई हुई है। मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे घुटन होती है। जब भी ऑफिस से लौटता हूँ तुम्हारा मायूस चेहरा ही मुझे देखने को मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इसी घर में तुम ये शिकायत कर रही हो, अपने पुराने घर में भी तुम आए दिन इस तरह की भैगी भैगी बातें करती रहती थी। मुझे तो लगता है कि एक दिन तुम मुझे भी पागल कर दोगी। राघव जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था और जोर जोर से बोलती जा रहे थे, तो वहीं उनकी पत्नी रीना भीगी आंखें लिए सब कुछ चुपचाप सुनती जा रही थी। वो कुछ कहती इससे पहले ही राघव जी फिर से चिल्लाए। मुझे तो सोच सोच कर हैरानी हो रही है, आखिर क्या कमी है तुम्हारे पास? इतना बड़ा घर है, गहने हैं, महंगी साड़ियाँ, सब कुछ तो है। अब तो हमारा बेटा भी सेटल हो चुका है और अब तो उसकी शादी करके हम अपनी सभी जिम्मेदारियों से भी मुक्त हो चुके हैं। इससे ज्यादा अपनी जिंदगी से तुम क्या चाहती हो? और वैसे भी रीना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ माता पच्ची कर रही क्यों रहा हूँ। इतना समय कहाँ है मेरे पास जो तुम्हारी इन फिजूलों की बातों में समय व्यर्थ करूं। राघव जी की ये बातें सुनकर रीना जी के चेहरे पर एकाएक कड़वाहट के भाव आ गए और आखिरकार बोली उठी, हाँ, अपनी पत्नी को देने के लिए आपके पास कभी समय होता ही कहाँ है? सारा दिन तो आप अपने ऑफिस में बिता देते हैं और रात को जब घर लौटते हो तो भी अपना मोबाइल लेकर बैठ जाती हूँ। हर रोज ऐसा ही तो होता है। अब तो मेरी स्थिति ऐसी होती जा रही है कि अपना घर भी काटने लगा है, जैसे जिंदगी थम सी गई है, दम घुटने लगा है मेरा। ऐसा लगता है जैसे सांस ही नहीं आ रही है। तो राघव जी बोले, अरे रीना, मुझे अपने लिए भी थोड़ा समय चाहिए या नहीं? तुम्हें बोरियत महसूस होती है तो तुम भी मोबाइल चला सकती हो, नहीं तो टीवी देख लो। अपना दिल तो तुम्हें खुद ही लगाना पड़ेगा। इस उम्र में अब मैं तो तुम्हें दिल लगाना सिखाने से रहा। इतना कहकर राघव जी करवट बदल कर सो गए। अगली सुबह हुई तो नहा धोकर तैयार होकर राघव जी नौकरी पर चले गए। लेकिन इतना समझाने के बावजूद पति के जाने के बाद रीना जी को फिर से अपना घर काटने को दौड़ने लगा। फिर उन्हें अपने पति की बात याद आई कि अपना दिल तो खुद ही लगाना होगा। रीना जी संगीत की शौकीन थी, इसलिए थोड़ी देर दिल बहलाने के लिए उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और मोबाइल पर अपना मनपसंद गाना चला लिया। बालकनी में वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए गाना सुनने लगी और साथ ही खुद भी गुनगुनाने लगी। थोड़ी देर में गाना बंद हो गया, परंतु रीना जी उसमें इतनी मस्त हो गई कि गाना बंद होने के बाद भी वह गाती जा रही थी। तब अचानक उन्हें ख्याल आया कि वो थोड़ा और सहम कर चुप हो गई। गाते रहिए ना, बहुत अच्छा गाती हैं अब। सहसा उनके कानों में आवाज़ पड़ी तो उधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगी। जब कोई दिखाई नहीं दिया तो वापस अंदर जाने लगी। तब फिर से आवाज़ आई, आइए भाभी। अरे भाभी जी, इधर देखिए ऊपर। रीना जी ने देखा कि पड़ोस वाले घर की छत पर एक महिला खड़ी थी। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? उस महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा। रीना जी भी बदले में हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उस महिला का स्वभाव कुछ अलग ही था। शायद वो जान पहचान बढ़ाना चाहती थी, इसलिए बड़ी उत्सुकता से पूछने लगी, आप लोग कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या है? भाई साहब क्या काम करते हैं? वगैरह वगैरह।
हीरा जी ने सकुचाते हुए सब बताया। तो पड़ोसन बोली, मेरा नाम भारती है। आपसे पहले जो लोग इस घर पे रहते थे उनसे हमारी अच्छी बोलचाल थी। मैं तो कब से सोच रही थी कि आप बाहर दिखे तो आपसे बातचीत हो, लेकिन आप तो बाहर निकलते ही नहीं है। सारा दिन चार दीवारी में बैठे बैठे आप बोर नहीं हो जाती? कभी कभी बदलाव के लिए बाहर भी निकलना चाहिए, उस महिला ने कहा। तो रीना जी मन ही मन सोचने लगी, सो तो है। तभी वह महिला बोली, तो भाभी जी किसी दिन थोड़ा सा समय निकाल कर हमारे घर आ जाइए, एक दूसरे से थोड़ी जान पहचान भी हो जाएगी और आपको भी अच्छा लगेगा। जी ज़रूर। ऐसा कहते हुए रीना जी ने उसकी बात को टालना चाहा, तो वह महिला कुछ उत्साहित होते हुए बोली, अच्छा ये बताइए आज शाम को आप क्या कर रही है? कुछ भी तो नहीं, रीना जी ने कहा। तो पड़ोसन मुस्कुराते हुए बोली, आसपास की सभी हम उम्र महिलाओं ने किटी पार्टी ज्वाइन की हुई है। आज शाम को मेरे ही घर पर हमारी किटी पार्टी है। अगर आप व्यस्त नहीं हैं तो शाम को पार्टी में आ जाइए। इसी बहाने सोसाइटी की सभी महिलाओं से भी आपकी जान पहचान हो जाएगी। किटी पार्टी का नाम सुनते ही रीना जी कुछ असहज सी हो गई। सोचने लगी, किटी पार्टी तो मेरे पति को पसंद ही नहीं है। कहते हैं कि इस उम्र में ऐसी फालतू की पार्टियों पर जाना शोभा नहीं देता तुम्हें। कुछ नहीं रखा है इन पार्टियों में, घर पर ही रहा करो। अब पति देव की मर्जी के बिना मैं किटी पार्टी में कैसे जा सकती हूँ? कश्मकश में पड़ गई रीना जी। तभी पड़ोसन बोली, अरे भाभी जी आप परेशान क्यों हो गई? ज़्यादा मत सोचिए, हमारे साथ पार्टी ज्वाइन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। उस समय पड़ोसन को मना करना रीना जी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए एक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने स्वीकृति दे दी। मन ही मन उनका भी जाने का बहुत दिल था, लेकिन कहीं पतिदेव नाराज ना हो जाए इस कारण वह सोच विचार में पड़ गई। तैयार होने के लिए उन्होंने एक खूबसूरत सी साड़ी भी निकाली, लेकिन मेरे पति के गुस्से का ख्याल आते ही जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कई दिन बीत गए, फिर एक दिन शाम को दरवाजे की घंटी बजी तो देखा रीना जी ने दरवाज़ा खोलने गई। देखा तो वही पड़ोसन दरवाजे पर खड़ी थी। अरे आप चेहरे पर उदासी और आश्चर्य के मिश्रित भाव लिए एक विशेष मुस्कान के साथ रीना जी बोली, अरे भाभी जी मैं तो आपसे मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है। आप उस दिन किटी पार्टी पर क्यों नहीं आए? बड़े अपनेपन से पड़ोसन ने पूछा और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सारा दिन घर में कैद होकर कोई भला कैसे रह सकता है? अरे एक जगह ठहरा हुआ पानी भी बदबू पैदा करने लग जाता है। जीवन के लिए गतिशीलता और परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। पड़ोसन बोली, मिसेज वर्मा से भी पूछा था मैंने, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि आप उनसे भी कभी नहीं मिली। आप बाहर क्यों नहीं निकलती? क्या बात है? पड़ोसन का प्यार भरा व्यवहार देखकर हीना जी की आंखें सहसा भर आए। ठहरा हुआ पानी भी बदबू पैदा करने लगता है। बात तो ठीक है, वो भी तो ठहरी चुकी थी, तो क्या फर्क हुआ उनमें और ठहरे हुए पानी में? अरे क्या आप रो रहे हैं? पड़ोसन ने पूछा तो रीना जी सामान्य होने का दिखावा करते हुए बोली, नहीं नहीं, कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। चलो कोई बात नहीं, कभी कभार रोकर भी मन का गुबार हल्का हो जाता है। अच्छा अब अंदर आकर बैठने को नहीं कहेंगे क्या? भारती ने कहा और बड़े हक से हीना जी के साथ अंदर चली गई। आपके लिए शायद से ये घर नया होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे इस घर में जो रहती थी वो मेरी बहुत अच्छी सहेली बन चुकी थी। आप भी मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा एक बात बताइए, घर में इतनी घुटन सी क्यों है? दरवाजे खिड़कियाँ क्यों नहीं खुलते आप लोग? इधर उधर देखते हुए भारती बोली। तो रीना जी ने उदासी भरे स्वर में कहा, वो क्या है ना, मेरे पति को दरवाजे और खिड़कियाँ खोलना अच्छा नहीं लगता। सुनकर हैरान हो गई भारती और फिर बोली, क्या उनको किसी के साथ तुम्हारा हंसना बोलना भी पसंद नहीं है?
जो तुम उस दिन किटी पार्टी में नहीं आई। तो रीना जी ने कहा, दरअसल मेरी किटी डालना या पार्टियों में जाना उन्हें पसंद नहीं है, इसी वजह से मैं उस दिन आपके घर पर नहीं आ पाई थी। कहते कहते रीना जी उदास हो गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कुछ सोचकर भारती ने कहा और फिर बोली, अच्छा भाभी जी, एक बात तो बताइए, आपके बच्चे कहाँ हैं? किसी हॉस्टल में पढ़ते हैं या बाहर नौकरी करते हैं? मेरा एक ही बेटा है जिसकी अभी कुछ ही महीने पहले शादी हुई है। अच्छा, तो अब आप भी सास बन चुकी हैं, फिर उदासी किस बात की? अगर बहू से नहीं बनती तो 2-4 जली कटी सुराकर अपनी भड़ास निकाल लो, और अगर बनती है तो प्यार भरी बातें करके अपना मन हल्का कर लो। फिर रीना जी बोली, मैं तो यहाँ अकेली हूँ, बेटा बहू तो दिल्ली में रहते हैं, और फिर जब इतनी दूर रहते हैं तो लड़ाई करने या प्यार जताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा बहू, आपकी पसंद की थी या भाई साहब की पसंद की? अरे नहीं नहीं, उन्होंने खुद ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था। रीना जी ने कहा तो भारती बोली, अच्छा ये भी अच्छी बात है, वरना आजकल बच्चों के रिश्ते ढूंढने में ही बड़ी मशक्कत हो जाती है। कई परिवार अच्छा नहीं मिलता तो कहीं लड़की पसंद ही नहीं होती। अच्छा भाभी जी, आज मैंने खाने में पनीर की सब्जी बनाई थी तो थोड़ी सी आपके लिए भी ले आई। वैसे आपने आज खाने में क्या बनाया? कुछ भी तो नहीं, कुछ बनाने का मन ही नहीं किया। क्या मतलब, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं? भारती ने हैरानी से पूछा और फिर बोली, चलो पहले आपकी रसोई में चलकर रोटी पकाते हैं। आटा तो गूंदा ही होगा ना, मैं चपाती बनाती हूँ, खाकर बताना कि मेरे हाथ का खाना आपको कैसा लगा। भारती का इतना अपनापन देखकर रीना जी हैरान रह गई। उधर भारती ने चपाती बनाई तो रीना जी ने चाय बना दी। थोड़ी देर बाद चाय पीते हुए भारती बोली, लेकिन भाभी जी, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? मैं मानती हूँ कि नई जगह पर आकर थोड़ी उदासी आ जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि खाना पीना ही छोड़ दिया जाए और चेहरे की मुस्कुराहट का स्थान मायूसी को दे दिया जाए। कहते हुए भारती ने खुद ही उठकर दरवाजे और खिड़कियां खोल दी ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। फिर बोली, भाभी जी, एक बात कहूँ, आपकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है। उस दिन आप गाना गुनगुना रही थी ना, सच कहूँ तो दिल को भाग गई आपकी मीठी आवाज़। कहाँ से सीखा आपने गाना? भारती ने पूछा तो रीना बोली, वो मेरे दादाजी शास्त्रीय संगीत में पारंगत थे, उन्हें देखकर मुझे भी संगीत का शौक चढ़ा था और उनसे संगीत सीखा। भारती ने देखा कि संगीत की बात करते हुए रीना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट और आंखों में चमक आ गई थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर आपके पास इतना हुनर है तो अपने इस हुनर का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? तो रीना जी बोली, शौक तो मुझे बहुत है संगीत का। शादी से पहले मैं खूब रियाज करती थी। जब शादी हुई तो मैं अपना हारमोनियम अपने साथ ही लेकर आना चाहती थी। सोचा था कि अपने खाली समय में संगीत की क्लासेस दिया करूँगी, शौक भी पूरा हो जाएगा और दिल भी बहल जाएगा। लेकिन ससुराल आने के बाद पता चला कि सास ससुर को मेरे गाना गाने से आपत्ति थी। मेरे पति को भी ये सब कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए मेरे गाने पर रोक लगा दी गई। उसके बाद से मैंने गाना गाना छोड़ दिया। वो सपना तो बस एक सपना ही बनकर रह गया। कभी दिल करता है तो अकेले में ही थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ। वो समय तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर जिंदगी में एक खालीपन सा लगता है। सोचती हूँ कि खुद के साथ कुछ कर बैठूं। बोलते बोलते रीना जी की आवाज़ रुआसी हो गई। ये बात सुनकर भारती का दिल जोर से धड़का। क्या कहा? कुछ कर बैठो? आप ठीक तो हैं? ऊंचे स्वर में भारती बोली तो काफी देर से रीना जी के जो आंसू आंखों से बाहर निकलने में झिझक रहे थे, अचानक बांध तोड़कर बह निकले। भारती के गले लगकर रीना जी रोने लगी। थोड़ी देर रीना को सहलाते हुए भारती ने उन्हें सहारा दिया। फिर बोली, क्या ऐसा करके आप अपने परिवार को सजा देना चाहती हैं? आपको क्या लगता है
आपके जाने के बाद क्या वे लोग उम्र भर रोते रहेंगे? नहीं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आपको खालीपन लगता है तो मर जाना ही इकलौता रास्ता है क्या? बिल्कुल नहीं। पति, बेटा और बहू के अलावा भी बहुत कुछ है इस दुनिया में आपके पास। सबसे पहले तो अपने आप को महत्व देना सीखिए। ससुराल वालों को आपके गाने से ऐतराज था तो अपने जीवन को दिशाहीन बना दिया। आपके पति को आपका बाहर निकलना पसंद नहीं तो आपने खुद को इस चार दीवारी में कैद कर लिया। उन्हें खिड़की दरवाजे खोलने पसंद नहीं है तो आपने इस घुटन में रहना स्वीकार कर लिया। उन्हें आपका पार्टी करना पसंद नहीं है तो केवल इसी कारण इच्छा होते हुए भी आप मेरे घर पर नहीं आई। क्या आपके लिए आपका ये अनमोल जीवन के महत्व नहीं रखता? क्यों इतना कहना मानती हो बाकी सब लोगों का कि अपने आप को ही घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर दो? भारती के इतना कहने पर दीना जी सुबकते हुए बोली, शुरू से ऐसा ही तो होता आया है। उम्र भर मैंने कभी खुलकर सांसें कहाँ ली है। जब तक बेटी के साथ था तब तक जैसी तैसी जिंदगी गुजर रही थी। सोचा था अपनी पसंद की लड़की को अपनी बहू बनाकर लाऊंगी, लेकिन वह इच्छा भी मन ही मन रह गई। वो तो अपनी पसंद की लड़की ढूंढ कर ले आया। तो भारती बोली, अरे तो क्या हुआ? मैं तो कहती हूँ अच्छा ही किया उसने। अपनी इच्छा से तो जी रहा है ना। आज से 25 साल के बाद वो तो ये नहीं सोचेगा कि वह अपनी पसंद से नहीं जी पाया। कम से कम वो तो अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में कहते कहते भारती अचानक रुक गई। तभी रीना जी बोली, नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मेरी भी उम्र लग जाए। अच्छा, एक और तो अपनी औलाद को अपनी उम्र देना चाहती हो तो दूसरी ओर मारकर उसे उम्र भर का अपराध बोध भी बदलते चाहती हो। आप तो हमेशा के लिए चली जाओगी, लेकिन कभी ये सोचा है कि आपका बेटा किस किस के सवालों का जवाब देता रहेगा? अरे जो कुछ भी आपके मन में है आज ही उसे कहकर अपना दिल हल्का कर लो। जिसे जो सुनाना है उसे सुना दो, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी तो जियो। कहते हुए सहसा भारती की नजर पीड़ा के बेडरूम की ओर गई। दरवाजा हल्का सा खोला हुआ था। अंदर देखा तो भारती के पैरों तले जमीन खिसक गई। पलंग के ऊपर एक कुर्सी रखी हुई थी और पंखे पर दुपट्टा लटका हुआ था। भारती को समझते देर ना लगी कि उसके आने से पहले यहाँ क्या चल रहा था। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। सोचने लगी कि अगर उसे आने में 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो ना जाने यहाँ क्या क्या हो गया होता। भारती वापस सोफे पर आकर बैठ गई और थोड़ी देर के लिए शून्य में निहारने लगी। उस दौरान एक भयानक सा सन्नाटा पसर गया पूरे घर में। फिर सन्नाटे को तोड़ती हुई भारती की कपकपाती हुई आवाज आई, आपके पति कब लौटते हैं काम से? अरे वो तो रात को लेट ही आते हैं, कभी कभी रात के 12 भी बज जाते हैं। आजकल ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हैं। तो ठीक, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जब आपके पति आएंगे तो आप वापस आ जाना। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती। भारती ने कहा तो रीना जी बोली, अरे मैं तो बहुत समय से अकेली हूँ और अब तो शायद थक भी गई हूँ। बेटा बहू अपनी जिंदगी में मस्त है और पति के लिए तो मेरी इच्छा ना कल कोई मायने रखती थी और ना ही आज रखती है। ये घर मेरे पति के हिसाब से ही चलता है। बेटी के घर में बहू का राज चलता है और मायके जाती हूँ तो वो घर अब भाभीयों का हो चुका है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा घर है कौन सा, क्योंकि इस घर में तो मेरे पति की इजाज़त लिए बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर उनके आने से पहले मैंने खिड़कियां बंद नहीं की तो घर में तूफान आ जाएगा। सुनकर दिल दहला गया भारती का। वो सोचने लगी कि अगर रीना जी की जगह वह स्वयं होती तो शायद उसकी भी यही हालत होती। तो चलो भाभी जी, आज इन्हीं खिड़कियों से ही शुरुआत करते हैं। क्या मतलब? ये कि आज आप ये खिड़कियां बंद नहीं करना और आपके पति बंद करने लगी तो उन्हें कह देना कि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। कभी कभी थोड़ा सा विरोध भी कर लेना चाहिए।
क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाते और दूसरे की इच्छाएं पूरी करने के लिए हम खुद ही इच्छाओं को महत्व देना ही छोड़ देते हैं। और सामने वाला समझता है कि हमारी भी वही इच्छा है। इतने वर्षों में आपने कभी अपने पति को ना नहीं कहा, तभी तो आपके जीवन का हर पहलू उनके अधिकार क्षेत्र में आ गया। उनकी इच्छा के बिना आप इस घर की एक खिड़कियां तक नहीं खोल सकती, खुलकर सांस नहीं ले सकती आप। अरे, आप एक जीवित इंसान हैं, कोई मृत शरीर नहीं। यदि आपकी सांस घुटती है तो विरोध भी आपको ही करना पड़ेगा, भले ही इस कारण आपकी अपने पति से कहा सुनी हो जाए। लेकिन यह भी सच है कि कभी कभी शांति पाने के लिए अशांति भी सहन करनी पड़ती है। उन्हें बताओ कि आपकी इच्छा क्या है। इस बात के लिए अपनी जिंदगी समाप्त करने का मत सोचो। भारती बोली तो रीना बड़ी हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। भारती की बातें उसे सही लग रही थी। फिर भारती बोली, भाभी जी, घर में जो बेकार का सामान पड़ा है आप उसे निकाल क्यों नहीं देती? आप मालकिन है अपने घर की, जैसा चाहती हो अपने घर को वैसा सजाओ। रीना जी बोली, चाहती तो मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन क्या? आदमियों को अपने घर में कुछ ही घंटों गुजारने होते हैं, जबकि औरतें उस घर में 24 घंटे रहती हैं। तो आप ही बताइए, घर में किसकी मर्जी चलनी चाहिए? भारती की बातें सुनकर रीना के चेहरे पर एक चमक आ गई। फिर भारती बोली, भाई साहब तो देर से आएंगे, तो आजकल मेरे पति भी किसी काम से दूसरे शहर गए हुए हैं और बच्चे दूसरे शहर में नौकरी करते हैं। मैं अपने घर में अकेली हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए। भारती का आग्रह सुनकर रीना जी कुछ असहज सी हो गई, तो भारती बोली, अरे, आप चिंता क्यों करती हैं? फोन करके बता देंगे आपके पति को कि आप मेरे घर पर हैं। जब वो लौटेंगे तो आप उनके साथ वापस आ जाना। रीना जी ने लाख मना किया, लेकिन भारती नहीं मानी और उनका हाथ पकड़कर अपने साथ अपने घर ले आई। भारती के घर पहुंचकर रीना जी ने देखा कि उसने अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया हुआ था। देखकर एक सुकून सा मिला उन्हें। फिर दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। फिर भारती बोली, क्यों ना आज खाना बाहर से ऑर्डर किया जाए, कभी कभी परिवर्तन भी जरूरी होता है। ऐसा कहते हुए भारती ने फोन उठाकर खाना ऑर्डर कर दिया। अब तब तक रीना जी भी कुछ सहज हो चुकी थी। हीरा जी अपने जीवन की परेशानियों को भूलकर अपने बचपन की बातें भारती के साथ साझा करने लगी। लेकिन रह रहकर भारती के मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर वो उस समय उनके घर ना गई होती, तब तक रीना जी अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुकी होती। उनके परिवार वालों को वो केवल एक शब्द के रूप में ही मिलती। उसके बाद तो एक पल के लिए भी भारती ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। रात के 11 बजे रीना जी के पति जब घर पर आए तो उन्होंने भारती के घर की बैल बजा दी। लेकिन भारती अजीब सी कशमश में थी कि क्या उसे रीना जी की उस हरकत के बारे में उसके पति को बताना चाहिए या नहीं। आखिर कैसे समझाया उसके पति को कि रीना के मन में क्या कुछ चल रहा है। चाहते हुए भी वो इस मामले से आंख नहीं मूंद पा रही थी। आखिर किसी इंसान की जिंदगी का सवाल था। अगले दिन घर का काम करते हुए भारती के मन में वही विचार घूमते जा रहे थे। सोचा कि एक बार रीना जी को फोन करके उसका हालचाल पूछ लूं, परंतु 2-3 बार फोन करने के बाद भी रीना ने फोन नहीं उठाया। भारती का माथा ठनका। किसी अनहोनी की आशंका से भारती की सांसें तेज होने लगी। आनन फानन में उसने अपने घर को ताला लगाया और जल्दी से बाहर आकर रीना जी के घर की बैल बजाई। लेकिन कोई बाहर नहीं आया तो भारती ने 2-3 बार फिर से बैल बजाई। घबराहट के कारण वह पसीने से तरबतर हुए जा रही थी। तभी राघव जी बाहर आए और दरवाजा खोला। अरे भाई साहब, आप इस तरह डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आप फोन क्यों नहीं उठाते हैं? पता है मुझे कितनी चिंता हो गई थी। भाभी जी कहाँ है? ठीक तो है ना वो? एक ही सांस में भारती ने सब कुछ बोल दिया और साड़ी के पल्लू से माथे के पसीना पोंछते हुए
यहाँ वहाँ देखने लगी। तो राघव जी हैरानी से बोले, क्यों, क्या हुआ रीना को? वो तो बस रात को उसे नींद नहीं आई थी, इसे नींद की गोली देकर उसे सुलाया है। सुनकर भारती की सांस में सांस आई और फिर बोली, भाई साहब, मुझे भाभी जी के बारे में आपसे एक बेहद जरूरी बात करनी है। ये सुनकर राघव जी उसे प्रश्नवाचक चिन्ह से देखने लगे। तो उसने पिछली शाम की सारी बात राघव जी को बता दी। ये बात सुनते ही वह हक्के बक्के रह गए। फिर भारती ने पूछा कि आपने नहीं देखा आपके कमरे के पंखे से एक दुपट्टा लटक रहा था? नहीं तो, पंखे से लटका दुपट्टा तो मैंने नहीं देखा। मुझसे पहले रीना कमरे में आई थी। हाँ, पलंग पर एक कुर्सी जरूर पड़ी थी और मैंने रीना से इस बारे में पूछा भी था। तो उसने कहा कि ऊपर वाली अलमारी से कुछ कपड़े निकालने थे, इसलिए कुर्सी कमरे में लेकर गई थी। लेकिन मुझे हैरानी तो इस बात की हुई कि अलमारी से कपड़े निकालने के लिए कुर्सी को पलंग पर क्यों रखा था। हे भगवान, आखिर हो क्या गया ऐसे? मैं तो परेशान आ गया हूँ। राघव जी थम से सोफे पर बैठ गए। तो भारती बोली, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप अपनी पत्नी को उनकी मर्जी से जीने दीजिए, जैसा उनका दिल करता है, जैसे ही उन्हें रहने दीजिए। लेकिन मैंने तो उसे कभी किसी बात से मना नहीं किया। महंगी साड़ियाँ, गहने, सुविधा का हर सामान तो उसके पास है, राघव जी ने कहा। तभी यहाँ वहाँ देखते हुए भारती बोली, ये खिड़कियाँ कल मैंने ही खुलवाई थी और आते ही आपने शायद सबसे पहले इन्हें ही बंद किया होगा। ये सुनकर राघव जी कुछ सकपका गए और फिर बोले, दरअसल खुली खिड़कियों से पूरा घर दिखाई देता है, इसलिए मैंने। अरे समझने की कोशिश कीजिए, आपकी पत्नी का इस घर में दम क्यों घुटता है? जिंदा इंसान है वो, जिसे ताजी हवा की जरूरत है। नींद की दवा खिलाकर सुलाने की बजाय उसे वो सब करने दीजिए जिसमें उसे खुशी मिलती है। अपनी पत्नी के मालिक बनने की बजाय अपनी पत्नी का साथी बनने की कोशिश कीजिए। अगर आप उन्हें खुशी से जिंदगी जीते हुए देखना चाहते हैं तो एक बार उन्हें उनके मन का करने दीजिए। मेरा आपके साथ कोई रिश्ता तो नहीं है, फिर भी इंसानियत के नाते ये बात करने मैं चली आई। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहकर भारती अपने घर लौट आई। लेकिन घर पहुंचकर भी उसका ध्यान बस इसी बात पर लगा हुआ था, रीना का क्या होगा। उसका दिल बेचैन था। उसी समय उसके पति राजीव का फोन आया तो उसने उसे सारी बात बता दी। तो राजीव ने कहा, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने जो उसके पति को सारी बात बता दी। अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, उसे जो करना है वैसा करने दो, तुम अपना ध्यान रखो। लेकिन राजीव, एक इंसान होने के नाते मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया तो मैं जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। अच्छा बाबा, जैसा तुम्हारा मन करे तुम वैसा ही करो। तुमसे कभी जीत पाया हूं मैं। अब फोन रखता हूँ, अभी बहुत काम है। ऐसा कहकर राजीव ने फोन रख दिया। इधर जैसे ही भारती ने फोन रखा तभी उसके फोन पर बैल बजी। राघव जी का फोन था। फोन उठाते ही वह बोली, मेरी पत्नी का इतना ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। आप मेरी बहन जैसी है। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? जी कहिए ना, भारती ने विनम्रता से कहा। तो राजीव जी बोले, क्या आप आज के दिन हीना के साथ रह सकती हैं? आज मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है और हाँ, मुझे इस हालत में है उसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। इसलिए कहते कहते राघव जी का स्वर रोन गया। तभी भारती बोली, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है। अब तो हम दोनों सहेलियां बन चुकी हैं। भाभी जी के साथ तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। आप जाते हुए उन्हें यहाँ छोड़ते जाएगा। थोड़ी देर बाद रीना जी भारती के घर आ गई। तो भारती बोली, अरे भाभी जी आइए ना, नाश्ता किया या नहीं आपने? तो रीना बोली, अरे भारती, तुम यकीन नहीं करोगी, आज मेरे पति ने मेरे लिए नाश्ता बनाया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। रीना के चेहरे पर मुस्कान देखकर भारती को बहुत खुशी मिली और फिर बोली, अच्छा तो आज पति देव के साथ नाश्ता करके आई हैं आप? तभी तो चेहरा बिल्कुल गुलाब की तरह खिला है आपका। भारती की बात सुनकर रीना जी मुस्कुरा उठी और तभी भारती बोली,
हाँ, ऐसे ही मुस्कुराते रहा कीजिए, बहुत अच्छी लगती हैं आप। कहते हुए भारती चाय बनाकर ले आई और साथ बैठकर दोनों चाय पीने लगे। तो रीना जी बोली, भारती, तुम्हारे घर में आकर एक खुलेपन का एहसास होता है। कितने करीने से सजाया है तुमने अपने घर की हर एक चीज को। मेरे घर में सामान बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए भरा भरा सा लगता है। तो भाभी जी, देर किस बात की, आपके घर में भी बदलाव कर लेते हैं। जितना भी पुराना बेकार का सामान है वो निकाल कर कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। इससे आपका घर भी खुला खुला हो जाएगा और नए सामान की जगह भी बन जाएगी। फिर आप अपनी पसंद से अपने घर के लिए नया सामान खरीदना। कल से शुरुआत करते हैं। लेकिन भारती, कल तो मेरे पति 3-4 दिन के लिए किसी काम से बाहर जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी उनके साथ ही जाना होगा। अरे ये क्या बात हुई भाभी जी, वो तो अपने ऑफिस का काम करेंगे, लेकिन आप आ जाकर क्या करोगी? भारती ने पूछा। तो रीना जी बोली, जाने का मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन क्या भाभी जी, आप यहीं रुकिए, मेरे पति भी बाहर हैं, हम एक साथ अच्छा समय बिताएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन कहते हुए रीना जी को सोचने लगी। तो भारती बोली, अरे एक बार भाई साहब से बात करके तो देखो, वो ज़रूर मानेंगे। इस बात पर रीना सहमत हो गई। अगले दिन राघव जी रीना जी को भारती के जिम में छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। भारती के कहने पर दोनों सहेलियों ने मिलकर घर की सफाई का अभियान शुरू कर दिया। शुरुआत की गई रसोई से। जितनी भी पुरानी और टूटे फूटे बर्तन रसोई में रखे थे सब निकाल दिए गए। घर के पीछे की बालकनी में रखा पूरा सामान, कपड़े, फटी तस्वीरें, पुरानी किताबें और जितना भी टूटा फूटा सामान था सब उठाकर बाहर निकाला। भारती कबाड़ वाले को बुलवाने लगी। तभी रीना कुछ उलझन में पड़ गई और बोली, अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने सारा सामान कबाड़ में दे दिया है तो घर में तांडव खड़ा कर देंगे। ऐसा कोहराम मचेगा कि शांति का नामो निशान तक नहीं रहेगा। अरे भाभी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? घर का पुराना सामान निकालने से पहले भी क्या आपको अपने पति से परमिशन लेने की जरूरत है? एक बात अपने मन में बिठा लो कि घर आपका है, आप इस घर की मालकिन हैं। अरे अपनी इच्छाओं को महत्व देना तब शुरू करेंगी आप। भारती के इतना कहने पर रीना जी बोली, कैसे जियो अपनी इच्छा से भारती? पहले मुझ पर मेरी सास की मर्जी चलती थी, अब पति के कहने के अनुसार चलती हूँ और कल को शायद बहू के मन मुताबिक जीना पड़ेगा। अपनी मर्जी चलाने के लिए तो शायद अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। आप भी हद करती हैं भाभी जी, अगला जन्म किसने देखा है? अपने वर्तमान पर ध्यान दो। आपके जितने भी शौक हैं, जो भी इच्छाएं हैं, अभी पूरी करो। तुम भी ना भारती, इस उम्र में मैं अपने शौक पूरे करूंगी। हाँ तो क्या हुआ, आपकी उम्र को और वैसे भी शौक पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। अब अपने पति को उनके काम तक ही सीमित रहने दो और घर के फैसले आप खुद लो। और अगर भाई साहब आपसे कुछ कहे तो इल्ज़ाम मुझ पर लगा देना कि मैंने कहा था ये सब करने को। ये बात सुनकर रीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर बोली, कुछ पैसे तो देकर गए हैं वह मुझे, और ये भी कहा है कि जो जी चाहे वो खरीद लेना। तो भारती ने कहा, बस फिर देर किस बात? राघव जी की अनुपस्थिति में रीना और भारती ने सारा सामान बेच दिया और फिर बाजार जाकर नए कालीन पर्दे, सुंदर चादरें, नया गैस चूल्हा और वो सजावट का सामान भी खरीद लिया। रीना ने बड़े उत्साह से घर की साख सजावट की और 2-3 दिनों के भीतर ही वह घर उसके सपनों के घर में तब्दील हो गया। जो रीना हमेशा उदास और मायूस रहती थी अब मुस्कुराने लगी थी। इस सब के बाद भी उसके पास काफ़ी पैसे बच गए थे, तो अब उसने अपने और अपने परिवार वालों के लिए अपने पसंद के कुछ कपड़े खरीद दिए। अपने लिए भी अपनी पसंद का एक सूट खरीदा। लेकिन मन के किसी कोने में एक डर भी था कि जब उसके पति घर आएंगे तो कहीं उस पर नाराज तो नहीं होंगे। आज शाम को राघव जी घर वापस आने वाले थे और घबराहट के कारण रीना की सांस अटकी हुई थी कि आखिर इस सब पर राघव जी का क्या प्रतिक्रिया होगी। अपने पति के लिए उसने उनकी मनपसंद पनीर की सब्जी और दाल बनाकर रखी थी।
इधर भारती भी थोड़ी चिंता में थी कि पत्नी को दी गई आज़ादी राघव जी सहन भी कर पाते हैं या नहीं। जैसे ही बैल बजी तो हिचकिचाते हुए प्रिया ने दरवाज़ा खोला। हीरा को देखते ही राघव जी हैरान रह गए। हमेशा साड़ी में लिपटी रहने वाली रीना आज एक खूबसूरत सलवार सूट पहनकर खड़ी थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। अंदर आए तो उनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। अपना सुंदर सजा हुआ घर देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रहे हो। सोचने लगे, बस यही छोटी छोटी खुशियाँ तो मांगती थी मेरी पत्नी, और सिर्फ थोड़ी स्वतंत्रता। इतने भरे में ही उसके चेहरे से मायूसी गायब हो गई और मुस्कुराहट खिल उठी। खैर, जब जागो तभी सवेरा। राघव जी ने हाथ जोड़ते हुए भारती का आभार व्यक्त किया। थोड़ी देर में रीना के बेटा बहू भी आ गए। उन्हें अचानक अपने सामने देखकर रीना का चेहरा खुशी से खिल उठा। रीना जी के पांव छूते हुए उनकी बहू बोली, मम्मी जी, हम पूरे 1 सप्ताह की छुट्टी ली है और 1 सप्ताह हम लोग यही आप लोगों के साथ ही रहेंगे। बेटा बहू अपने साथ एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आए थे। अरे ये क्या है? रीना जी ने पूछा तो उनका बेटा बोला, अरे मम्मी, ये पापा ने खास आपके लिए मंगवाया है। हैरान हो गई रीना और बोली, आखिर है क्या इसमें? तुम खुद ही देख लो। राघव जी ने मुस्कुराहट के साथ कहा। बड़ी उत्सुकता से रीना जी ने बॉक्स खोलकर देखा तो उनकी आंखें खुशी से झिलमिला उठी। राघव जी बोले, रीना, ये हारमोनियम मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है, अपने पति द्वारा लाया गया। इतना प्यारा उपहार देखकर रीना खुशी से उनके गले लग गई। फिर राघव जी ने कहा, रीना, आज से तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो, वो सारे शौक पूरे करने के लिए जो बरसों से तुम्हारे दिल में दबे रह गए थे। सुनते ही रीना जी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आज रीना जी को अपना हंसता खेलता परिवार मिल गया था और भारती मंत्र मुग्ध होकर उन सभी को हंसते मुस्कुराते देख रही थी। दरअसल राघव जी अपने ऑफिस के काम से नहीं बल्कि अपनी पत्नी को स्वतंत्रता देने के इरादे से कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए थे और ये सब उन्होंने भारती के कहने पर किया था। भरी आंखों से भारती की ओर देखते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा किया। आज वे समझ गए थे कि पिंजरा तो आखिर पिंजरा ही होता है, चाहे वो सोने का ही क्यों ना बना हो। इंसान की खुशी महंगी चीज़ों में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से खुलकर जीने में है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।